जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। मैं शंभू आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी क्लासेस पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका पहला चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम जानते हैं कि किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए एक नियम कानून की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो इस संविधान के निर्माण की प्रक्रिया होने से पहले संविधान सभा की मांग की बात हुई। तो इस चैप्टर का पहला पॉइंट बनता है पॉइंट नंबर एक। संविधान 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 सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। जब तक संविधान सभा की मांग नहीं होगी तब तक संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग जिसने किया, तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया तिलक के स्वराज विधेयक। तिलक के स्वराज विधेयक ने 1895 में सर्वप्रथम तिलक के स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की गई थी। आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की है? तो तिलक के स्वराज विधेयक में 1895 में संविधान सभा की मांग की गई थी। इनके मांग के उपरांत आदरणीय पूजनीय एम.जी. महात्मा गांधी जी ने 1922 में कहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। भारतीयों के द्वारा होनी चाहिए। ये बात गांधी जी ने कही। गांधी जी के बात विचार के विमर्श के उपरांत नेहरू जी ने आगे चलकर वर्ष 1928 में इन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट पेश किया। और इन्होंने कहा वही बात जो गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा होने चाहिए। भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, जिन्होंने पेश किया था नेहरू रिपोर्ट, उसमें बात कही गई थी। और वही बात गांधी जी ने भी कहा था कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सब ऐसे ही खाली फेंक रहे थे झूठों के, कुछ हुआ नहीं। आगे चलकर 1934 में औपचारिक रूप से एम एन राय ने भारतीय संविधान सभा का गठन की मांग किया। तो आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग किसने किया? तो वह व्यक्ति का नाम आएगा एम एन राय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा की गठन की मांग की, है ना। ऐसे तो फिर ऐसे पूछेगा कि वामपंथी नेता 1934 में वामपंथी नेता एम एन राय ने, यहाँ पर लगा लीजिएगा, वामपंथी नेता एम एन राय ने 1934 में औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा की मांग की। अब इसके पश्चात सबके रहल न गया। इन्हें तिलक के स्वराज विधेयक में मांग किया गया, फिर गांधी जी ने बात की, फिर नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट पेश कर दिया, फिर वामपंथी नेता एम एन राय ने 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कर दिया। इस सब के देखते देखते कांग्रेस आता है कर पीछे। अब कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC ने 1935 में आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान सभा की गठन की मांग की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 ईस्वी में आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान सभा की मांग किया। आगे अब इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास एक और व्यक्ति आदरणीय पूजनीय आते हैं जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अब बाप मांग रहे तो बेटा काहे पीछे रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो होगा वो वयस्क मताधिकार के अधिकार पर होगा, जिसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो इनकी बातों को लिखते हैं। इन्होंने कहा कि वयस्क
मताधिकार पर, वयस्क मताधिकार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, जिसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप न होना चाहिए, कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही 1938 में कि भारतीय संविधान सभा का गठन हो और वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब कि जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुका हो, उनके आधार पर, और जिसमें कोई भी बाह्य हस्तक्षेप न हो, इनकी छीलन मुर्गा क्रम एक भी नहीं रहेगा और ना वो सब चूस चास करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, जिसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा और वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, जिसमें बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब इसकी भनक चलती है छीलल मुर्गा लोग के। जैसे ही इन सब बातों का भनक छीलल मुर्गा को चलता है तो बैला वो सब 1940 में एगो प्रस्ताव लाता है जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। तो आपसे पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो आप लोग कहिएगा कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। और ये पहली बार ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा नेहरू जी की जो बात था, नेहरू जी के बातों को मान लिया गया। तो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें नेहरू ने जो बातें कही थी उस बात को आधिकारिक रूप से, नेहरू जी की बात को आधिकारिक रूप से मान लिया गया ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा। अब इसके बाद पर मान तो लिया, लेकिन ये सब इतना बड़ा दोगलपना आदमी है, पता नहीं सबके बाप कितना बदलेगा। अब बदलवे करता है, ऐसे ही लोग मनाता है मदर डे, फादर डे। देखिए, तो आगे चलकर 1942 में मान लिया, लेकिन पहला आगे चल के एक और अधिनियम लाया। उसका वो क्या था? वो था 1942 ईस्वी में एगो इबैला, क्या बोलते हैं, इसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। अब इस क्रिप्स मिशन इलाता कौन है, इसका पूरा नाम तो नहीं बैला के जान लीजिए। इसका नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसका पूरा नाम है क्रिप्स, इबैला के पूरा नाम है। एकरे नेतृत्व में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और इस क्रिप्स मिशन में क्या बात कही गई? इस क्रिप्स मिशन में यह बात कही गई कि भारतीय संविधान सभा की जो बात कर रही है, जो गठन की बात हो रही है, वो तो बात हो ही रहा है, लेकिन इसने क्रिप्स मिशन में कहा कि भारतीय संविधान सभा की जो निर्माण की प्रक्रिया चल रही है वह सांप्रदायिक आधार पर विभाजन, इसमें कही गया तो है ना। इसमें जो क्रिप्स मिशन आया था तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन में कहा कि इसमें जो मेनली रूप से जो बात किया गया था वो किया गया था सांप्रदायिक आधार पर विभाजन, यही महत्वपूर्ण भूमिका था। इबैला आया था कि संविधान सभा के गठन की बात करेंगे, आया तो, लेकिन एक मिशन में एक ऐसी बात कह दिया जिससे सब एक लतियाया बैला के। इसने कहा सांप्रदायिक आधार पर विभाजन, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की बात की। इबैला आया कोची लगी और कर कोची रहा है। ये आया था संविधान सभा के गठन की बात के लिए, लेकिन इबैला इस क्रिप्स मिशन में एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें था कि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन। कहने का मतलब इबैला संविधान निर्माण की बात की प्रक्रिया में पहले ही से पाकिस्तान टूटने की बात थी, यहाँ पे बैला और छेड़ रहा है दोगला कहेंगे। तो इसमें कहा था कि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की बात किया, जिस कारण जितना भी राजनीतिक दल चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, तो छोटा या बड़ा जो भी राजनीतिक दल था उस सब इसे अस्वीकार किया, इसको अपनाने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ INC ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से यह क्रिप्स मिशन क्या हो गया? खत्म हो गया। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन का असफल रहा।
असफल रहा। इसको फिर से समझ लीजिए। हमने कहा कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया, किसके नेतृत्व में? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। बात क्या थी? संविधान सभा के गठन की बात थी, लेकिन इस प्रस्ताव में एक ऐसा प्रस्ताव था जो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की बात कही जा रही थी, जिसने छोटा हो या बड़ा हो, जितने भी छोटे बड़े राजनीतिक दल थे उन्होंने इसे अस्वीकार किया, मानने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार किया, जिस कारण यह क्रिप्स मिशन पूरी तरह से असफल रहा। पूरी तरह से क्या रहा? असफल रहा। पूरी तरह से असफल हो गया। इसके उपरांत असफल हो जाने के बाद सन 1940 में सन 1940 में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा गया। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा गया ब्रिटेन के द्वारा। कैबिनेट मिशन भेजा गया, है ना? कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसमें प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा कहा गया। अब ये 3 सदस्यीय कमेटी कौन कौन था, इसको समझिए। ये 3 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर मुख्य बात है, नोट में याद रखिएगा। नोट में इसका ट्रिक याद रखिएगा। इसका ट्रिक है काल। 3 सदस्यीय कमेटी का ट्रिक है काल। कैसे? सर वही बैला था, एक पूरा नाम याद रख लीजिएगा, पूछ देगा तो घबरा जाएगा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ऐसा था एवी अलेक्जेंडर। बैला के नामों कैसन रहता है। एवी अलेक्जेंडर। आई था पैथिक लॉरेंस। तो 3 सदस्यीय कमेटी था, जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर था और पैथिक लॉरेंस था, यानी कि काल। ये 3 सदस्यीय कमेटी यह जो है ये भारत पहुंचता है 24 मार्च 1946 को। आई बैला ये तीनों जो है ना अपना रिपोर्ट जो पेश करता है, ये रिपोर्ट पेश करता है 16 मई 1946 को अपना क्या करता है? रिपोर्ट पेश करता है। ये बात को बढ़िया समझ लीजिए। अगस्त प्रस्ताव के विफल होने के पश्चात सब जितना भी छिलन मुर्गा था वो अकबका जाने के बाद 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस 30 सदस्यीय कमेटी भारत आया किसके लिए? संविधान सभा के गठन की निर्माण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। 3 सदस्य, जिसमें कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। उसका ट्रिक क्या है? काल से याद रखिएगा। कैसे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, ए से एवी अलेक्जेंडर है, एल से पैथिक लॉरेंस है। ये तीनों 24 मार्च 1946 को क्या करता है? आता है और ये अपना रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश कर देता है। जब पेश हो जाएगा तब अब यहाँ से शुरू होगा, यानी कि अब यहाँ जिसे हमने कहा कि संविधान सभा नाम दिया गया, आगे चल के, है ना, इसे कहा गया संविधान सभा कहा गया। अब संविधान सभा कहा गया तब यहाँ से दूसरा पॉइंट बनेगा संविधान सभा का गठन। तो पहले इतना बात समझ में आ गया, एक बार पुनः फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए ताकि दिल और दिमाग में बैठ जाए, और इसको ताबीज बना के गला में लटका लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन झलकेगा आपको। तो एक बार शुरू से रिवीजन मार लीजिए यानी फटाक से। तो सबसे पहले सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की बात किसने कहा था? तो सर्वप्रथम तिलक के स्वराज विधेयक ने 1895 में संविधान सभा की मांग की गई। इसके बाद गांधी जी ने 1922 में क्या कहा? भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इन बातों का अवलोकन करते हुए नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया, जिसमें कहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा होनी चाहिए, यानी कि गांधी जी की बातों को इन्होंने दोहराया था। उसके बाद वामपंथी नेता
एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से 1934 में भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अब इन सब के बाद कोना देख लिया, कांग्रेस ने भी आ गया। 1935 में कांग्रेस भी आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग किया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में भारतीय संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर, जिसमें कोई भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। इन सब के बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसने ब्रिटिश गवर्नर ने नेहरू जी की बातों को मान लिया, आधिकारिक रूप से मान लिया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है। लेकिन ये पहला सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की बात की, जिसने छोटे बड़े जितने भी राजनीतिक दल था उस सब ने इसे कहा कि अस्वीकार किया, लतियाया, भगाया। उसके बाद कांग्रेस ने भी इसे अपनाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन हो जाता है असफल हो जाने के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है, जो भारत आता है मार्च 1946 में और अपना रिपोर्ट देता है 16 मई 1946 को, जिसमें 3 व्यक्ति हैं। पहला है स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा है एबी अलेक्जेंडर और तीसरा पैथिक लॉरेंस। इन तीनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयारी करता है, जिसे 16 मई 1946 को पेश करता है। इसी के बाद संविधान सभा का, जिसे संविधान सभा कहा जाता है, और अब संविधान सभा की गठन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, अब हम पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, आइए, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, पॉइंट नंबर 2। चलिए देखिए, संविधान सभा का जो गठन होता है वो होता है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। भारतीय संविधान सभा का गठन होगा नवंबर 1946 में। इस संविधान सभा के गठन के लिए जो कुल मेंबर्स हैं, वो टोटल मेंबर, यानी कि कुल मेंबर, जो कुल सदस्य जो निर्धारित होंगे वो होते हैं 389 सदस्य इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। इस 389 सदस्य में से 389 सदस्य में से 292 सदस्य भारतीय ब्रिटिश प्रांत से होते हैं, 292 सदस्य, और जो कि 11 प्रांतों से होते हैं। इसको याद रखिएगा, कोई ठीक ना है। 11 प्रांतों से ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से 292 सदस्य, और उसके बाद 4 होते हैं चीफ कमिश्नर प्रांतों से, जिसमें 4 कौन है, जिसमें है दिल्ली है, अजमेर है, कुर्ग है, और उसके बाद बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है। ये 4 प्रांत है कमिश्नरी क्षेत्र वाला, जिसे एकक आते हैं। क्या आते हैं? एक, सभी से एक आएंगे, चारों से एक आएंगे। और बाकी जो सदस्य बच गए, 93 सदस्य जो बच गए, ये आएंगे भारतीय रियासतें, क्योंकि हम जानते हैं कि राजा बड़ा के पहले खाता था आदमी, तो भारतीय रियासतों से 93 सदस्य निर्धारित हुए। इस प्रकार से टोटल 389 सदस्य। अब इस जो प्रत्येक व्यक्तियों का जो निर्धारण होना था, वो प्रत्येक व्यक्तियों का निर्धारण होना था मेरे प्रिय छात्र बाबू सोना, वो 10 लाख पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 10 लाख पर एक सीट आमतौर पर निर्धारित किए गए थे, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी सब जब निर्धारित हो गया, जब सबका अपना सीट भी निर्धारण कर लिया गया, इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। जब तक चुनाव ना होगा तो संविधान सभा के गठन में बैठेगा कौन, भाग लेगा कौन, कुछ तो होना चाहिए, जैसे हम लोग अभी लोकसभा राज्यसभा में जानते हैं, तो उसी प्रकार से, है ना। अब इसमें जो सीटों की जो चुनाव होगी, वह चुनाव 296, इसमें जो चुनाव होगी, इसमें जो चुनाव होना था 296 सीटों पर, 296 सीटों पर जो चुनाव होना था वो जुलाई अगस्त 1946 को संपन्न कराएगा। इसमें से इन सभी सदस्यों में से 296 सीटों पर जुलाई अगस्त 1946 को संपन्न करा लिया गया। इस 296 सीटों में से जो कांग्रेस को कितना मिला, मुस्लिम लोगों को कितना मिला, अन्य छोटे सदस्यों को कितना मिला, तो उसको देख लीजिए।
इन 296 सदस्यों में से जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने 208 सीट प्राप्त किए। वही मुस्लिम लोगों को 73 सीट प्राप्त हुआ। वही अन्य छोटे स्वतंत्र सदस्यों एवं छोटे समूहों को मिलाकर 15 सीट प्राप्त हुए, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया, चाहे एसी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, सभी लोगों ने क्या पार्टिसिपेट किया इसमें। अब यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिएगा, अभी तो मिस हो जाता। इसमें आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के गठन के समय जो 389 सदस्य थे उसमें से कितने महिला थे, तो कहिएगा 15 महिला थी। इस 15 महिलाओं में से महत्वपूर्ण महिला कौन कौन थी उसका तनी नाम बता देते तो मजा आ जाता। तो देखिए यहीं पे बताने की कोशिश करते हैं, यहीं पे बता देते हैं। यहाँ पे इस 15 महिलाओं में से सबसे प्रमुख महिला थी जिसका नाम था पहला हंसा मेहता। दूसरा थी राजकुमारी अमृता कौर, केवल कौर लिखते हैं, राजकुमारी अमृता कौर। तीसरा थी सरोजिनी नायडू। तीसरा सरोजिनी नायडू। चौथा थी सुचेता कृपलानी। और पांचवा थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये सब महत्वपूर्ण महिलाएं थी जिन्होंने भाग लिया था। ऐसा तो 15 थी, लेकिन इसमें से इन लोग बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण थी। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए पार्ट 2 को। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में, जिसमें टोटल कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए, 389, जिसमें महिला कितना थी, 15 थी। इसमें भारतीय ब्रिटिश प्रांत के 11 प्रांतों से कितने सदस्य, 292 सदस्य। 93 सदस्य भारतीय देशी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से, जिसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान सारे से एक सीट थे। इनको आमतौर पर जो सीटों का निर्धारण हुआ था वो 10 लाख पर एक सीट निर्धारण किए गए थे, जिसमें से 296 सीटों का जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में संपर्क करा लिए गए थे, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुआ, मुस्लिम लोग को 73 सीट प्राप्त हुआ और स्वतंत्र एवं छोटे समूहों से 15 सीटें प्राप्त हुए, है ना। जिसमें सारे कास्ट कहें या फिर समुदाय कहें, उन लोगों ने क्या इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अब हम समझते हैं इसके आगे की पहलू। जब संविधान सभा का गठन हो गया तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली। तो अब हम पार्ट 3 की ओर पॉइंट 3, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली, चलिए इसको समझिए। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। अब संविधान सभा की कार्य प्रणाली शुरू होगा। तो इस कार्य प्रणाली को संपन्न करने के लिए इसका जो पहला बैठक हुआ था, पहला जो बैठक हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसको फ्रांस के तर्ज पर, उनकी फ्रांस के परंपरा के तर्ज पर इसका हुआ था। ऐसा तर्ज क्यों? क्योंकि वहाँ की जो परंपरा है कि जो संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उसी के आधार पर जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, इसमें अध्यक्ष के रूप में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो व्यक्ति थे डॉक्टर डी.आर. सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इसकी जो पहली जो बैठक हुई वो यह हुई थी
न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली के कौंसिल न्यू दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में संपन्न कराई गई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, ये मुस्लिम लोग इतना दोगला है, सारे मुस्लिम कहना गलत होगा, जिन्ना इतना दोगला है। देखिए, भारत में आज भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ठीक है, जो भी हम सभी है, क्योंकि हमारा देश सभी को अधिकार देता है अच्छे से जीवन जीने के लिए। तो लेकिन जो जिन्ना है, दोगला, जिन्ना ने ही पाकिस्तान का विभाजन किया। लेकिन इसके बीच बहुत पहले बुआ गए थे, है ना, पाकिस्तान का क्या विभाजन किया। जिन्ना ने पाकिस्तान के विभाजन के बात को लेकर इस संविधान सभा के पहले बैठक में भाग नहीं लिया, इनकी पार्टिसिपेट नहीं किया। अब मुस्लिम लोग को ये नहीं समझ में आया उस दौरान कि जो जिन्ना शुगर का सूप पीता है, तनिक बारे में जानिए, दोगला के बारे में। शुगर का सूप, इस शुगर का सूप पीता है। मुस्लिम धर्म में शुगर शब्द उच्चारण करना ही अपराध है। और ये बैला जो जिन्ना है वह शुगर का सूप पीता था, फिर भी इसको पाकिस्तान में लोग देवता की तरफ पूछते हैं। हारे जिन्ना ते आन बिहार तोरा समझी तो हम अब का आएगा ये बैला, ऊपर नरक में गया होगा एकरा। देखिए, तो मुस्लिम लोगों ने पहली बैठक को क्या किया, अस्वीकार किया, भागा नहीं। क्यों? पाकिस्तान विभाजन की बात को लेकर ये अड़ा रह गया और पहले बैठक में मुस्लिम लोगों ने भाग नहीं किया। जब मुस्लिम लोगों ने भाग नहीं लिया तो इस बैठक में जो टोटल जो सदस्य थे, इस बैठक में टोटल कुल सदस्य, जब मुस्लिम भाग नहीं लिया तो कुल सदस्य आपसे पूछेगा कि पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और समझिए, जब पहली बैठक संपन्न हो गया तो पुनः दो दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक होती है, जिसका अस्थायी अध्यक्ष DR राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। वही उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को नियुक्त किया जाता है एवं संवैधानिक सलाहकार देख लीजिए, संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया जाता है। चलिए, तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को चुना जाता है एवं संवैधानिक सलाहकार जो होते हैं वो BN राव को नियुक्त किया जाता है ना। अब जब नियुक्त हो जाएगा तो अब यह प्रक्रिया होगा आगे बढ़ेगा। यह प्रक्रिया क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो चलिए, इतना एक बार रिवीजन मार लीजिए बढ़िया से, है ना। संविधान सभा का कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1940 को। किसके तर्ज पर, तो फ्रांस की परंपरा के तर्ज पर। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसमें कहाँ, ये बैठक कहाँ संपन्न होती है, तो न्यू दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में ये बैठक होती है, और जिसमें मुस्लिम लोग भाग नहीं लेता है। इसमें टोटल जो सदस्य है कुल 207 सदस्य पहली बैठक में भाग लेते हैं। पुनः दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है एवं उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को तथा संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया जाता है। चलिए, इतना बात उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये सब जब हो जाएगा, बैठक हो गया, तब एक महत्वपूर्ण बात पेश होगी जिसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। यही जाके आगे बदल जाएगा प्रस्तावना में, उद्देश्य प्रस्ताव।
तो दोस्तों इसको समझिए बेहतर तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिसमें इसमें मुख्य रूप से क्या था, इसमें मुख्य रूप से हमारे जो प्रस्तावना है उसकी मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचा को पेश किया गया था, है ना, जिसमें भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। और यही आगे चलकर क्या बन गया, प्रस्तावना का रूप ले लिया। प्रस्तावना का रूप लेगा, यानी कि प्रस्तावना में बदल जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किए 13 दिसंबर 1946 को, किनके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें क्या कही गई, इसमें जो बात कही गई वो लोकतांत्रिक गणराज्य की जो मुख्य यानी कि प्रस्तावना का जो आज जो हम मूल जो ढांचा देखते हैं वह पेश की गई थी, है ना, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आज की जो बात है हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सब बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस चैप्टर का हम अगला पार्ट नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन हम तैयार करेंगे। तो हमारी क्लास अगर समझ में अच्छे ढंग से आ गया हो तो बाबू सोना, अपन बाबू जो है सोना लोग के, और सोना जो है अपना बाबू लिख के, और सारे छोटे भाई बहन जितने भी तैयारी करने वाले हैं जनरल कंपटीशन का, उनसे शेयर कीजिएगा। और हमारे क्लास अगर बढ़िया से समझ में बेहतरीन ढंग से आया होगा तो प्यारा सा लाइक, और जो कहीं त्रुटि कुछ कमी दिखा होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, या कहीं प्रकार से कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। इसको बहुत अच्छे से रखिए, इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, 2-3 बार, जितनी बार देखने का मन होगा देखिएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपकी मेहनत, आपकी सफलता आपकी कदमों चूमेगी। तो धन्यवाद सभी लोग का हमारे क्लास को अच्छे से देखने और समझने के लिए। तो फिर मिलेंगे।